किए हुए हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पूरी जर्नी आईसीएस इन चीज़ों का काफ़ी मार्केट में इन थी आईसीएस करना, फिर बीसीएस और एमसीएस। नो डाउट बीसीएस वगैरह की डिग्रीज आज भी हैं, लेकिन आईसीएस शायद बहुत कम लोग उस पे मतलब फोकस है आजकल। 2005 में मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी को लैब असिस्टेंट के तौर पे जब ज्वाइन किया, तो मेरी सैलरी उस वक्त 3000 थी। नो डाउट ये पार्ट टाइम जॉब थी, लाइक जो यूनिवर्सिटी का टाइम होता है सुबह 8 से 2 बजे तक। तो मैंने उस वक्त एम सी एस ई किया हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग। उसकी वजह से मुझे मार्केट में इन करने में काफ़ी हेल्प हुआ, क्योंकि उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड लोग बहुत कम थे और इस पे बहुत कम लोगों को काम आता था। तो विंडोज़ के साथ मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैंने सिस्को की सर्टिफिकेशन की, सी सी एन ए किया, सी सी एन पी, सी सी वी पी इवन के मैंने कॉर्बिट से किया, और सी सी एन ए की मेरे पास सर्टिफिकेशन है जो सिस्को से है, लेकिन एन पी और वी पी वगैरह की सर्टिफिकेशन जो वो ऑनलाइन नहीं है, वो सिर्फ कॉर्बिट का सर्टिफिकेट है। इवन कि मैंने अपने आप को ये भी प्रिपेयर किया कि मैं सी सी आई ई करूँ। लेकिन जैसे ही मार्केट के ट्रेंड देखे और ये देखा कि सीसीआई या नेटवर्क वगैरह का इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, चंद गिनी चुनी आईएसपीज हैं जहां पे आप सही से सिस्को की या नेटवर्क की एक्सपर्टीज को गेन कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या आप प्ले अराउंड कर सकते हैं चीज़ों के साथ। तो वो आईएसपी हैं जिसमें ब्रेन, स्टॉम फाइबर शायद अभी आया है, लेकिन ये ट्रांसवर्ड और मल्टीनेट, इस तरह की चंद एक आईएसपी हैं। मैक्सिमम ये 8 या 10 होंगे, और उनका कितना बड़ा नेटवर्क है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। नॉक में 1-2 लोग बैठे हैं और इसी तरह काम चल रहा। तो क्योंकि मुझे पाकिस्तान में रहना था और यहीं पे काम करना था, तो वेरी सून आई रियलाइज्ड कि यार नेटवर्क में कुछ खास नहीं है। मैंने देखा आज भी लोग सीसीआई किए हुए हैं, लेकिन कुछ हैंडसम जॉब या हैंडसम अमाउंट उनकी सैलरी नहीं है। तो मैंने साथ में वाइप इंजीनियरिंग की तरफ भी फोकस किया, जब मुझे लगा कि नेटवर्क में शायद तो आने वाले फ्यूचर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने वाइप इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा फोकस किया। लेकिन वाइप इंजीनियरिंग मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऐसी नहीं है कि जो आपको इस तरह की चीज़ें आपको सिखाएंगी। ये सिर्फ आपका सेल्फ लर्निंग थी, गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे। वाइप इंजीनियरिंग में मैंने थोड़ा सा काम किया, लेकिन उसमें जॉब्स तो नहीं की, लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मैंने गेन किए, मैंने उन पे काम किया, और काफ़ी एक्सप्लोयर भी मुझे उसमें फिर मिला। वेब आरटीसी और इस तरह की इंटीग्रेशंस के ऊपर भी काम करता रहा। जैसे ही वाइप में मैंने काम किया, तो उस वक्त लाइनिक्स के साथ मेरा इंट्रैक्शन हो चुका था, क्योंकि वो वाइप के जितने भी सिस्टम्स हैं, फ्री पीबीएक्स या एस्ट्रे की या इलास्टिक या विचिडाइल, गो ऑटोडाइल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इनके बैकएंड पे लाइनिक्स चल रहा होता है। तो उस वक्त प्रॉब्लम्स को फाइंड करने, उसका रूट काज ढूंढने के लिए हम लोग बैकएंड पे स्क्रीन पे जाके फाइंडिंग करते। उस वक्त लाइनिक्स का थोड़ा सा हाव नाव हुआ, लेकिन उस वक्त मार्केट में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, या जानते थे तो उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं थी। लोग गूगल से आज भी हेल्प लेके अपना लाइनिक्स का कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको दोबारा से वो प्रॉब्लम आएगी, तो आपको दोबारा से गूगल की हेल्प लेना पड़ेगी। तो क्योंकि वो उसको आप रिजॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो उस हिसाब से इम्प्रूव नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, वो माइंड सेट नहीं बन पाता। कि आप सिर्फ इस चीज़ से खुश हो जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ से खुश हो जाता था कि यार मेरा मसला हल हो गया, कि अभी रूट काज क्या थी, रीज़न क्या थी, उसके पीछे मैं नहीं जाता था। जब दोबारा आएगा तो फिर देखा जाएगा, ये मेरी सोच थी। इवन के मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइनक्स की तरफ में आया, तो मैं एक फाइल को ओपन कर लेता था विम की मदद से। जो थोड़े बहुत बेसिक जानते हैं लोग वो इस चीज़ को समझ गए होंगे। विम की मदद से एक फाइल को ओपन कर लिया, और वो फाइल मुझसे बंद नहीं होती थी। तो मैं इवन के सिस्टम को रीबूट करके उस फाइल को क्लोज करता था। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था कि फाइल को सेव करके या बगैर सेव किए कैसे क्विट करना है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को सीखना शुरू किया, उनके ऊपर ग्रिप बनानी शुरू की। जैसे ही मेरी ग्रिप उन पे बनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक बहुत बड़ी
मतलब आप समझ लें कि मैंने जंप किया बहुत बेसिक सैलरी से, आप ऐसा समझ लें कि 30,000 की सैलरी से अगर किसी को 100K मिल रहा हो, तो ये इतना बड़ा जंप सिर्फ उसी सूरत में था कि जब मैंने अपनी प्रोफाइल में, अपने पोर्टफोलियो में ये मेंशन किया कि मैं लाइनक्स की बेसिक्स को जानता हूँ। बहुत सारी बड़ी कंपनीज में, टीआरजी उनमें काफ़ी बड़ा नाम है, मैंने काम किया है, अभी एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा सिस्ट्रॉनिक आईटी सर्विसेज के नाम से कॉल सेंटर है, ऑस्ट्रेलिया को सर्व करते हैं। मैं वहाँ पे भी 4 साल काम कर चुका हूँ और अभी भी उनके साथ एंगेज हूँ। इवन कि कोई प्रॉब्लम आती है, या आप ऐसा समझ लें उनके कॉल सेंटर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी मैं हैंडल किए हुए हूँ। तो मैं जिन 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 कंपनी से भी काम किया है, वो आज सारी कंपनीज ऑलमोस्ट मेरे साथ इंटरेक्ट हैं किसी ना किसी सूरत में, पार्ट टाइम या फुल टाइम, कुछ एंगेजमेंट उनके साथ चलती हैं। तो मैंने उसके बाद अभी रिसेंटली अमेजोन की सर्टिफिकेशन भी की, उस्मान साहब की क्लास मैंने ज्वाइन की, उनसे हेल्प ली और उसके बाद सर्टिफिकेशन की। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है कि 2002 में जब मैं मैट्रिक में था, तो उस वक्त मेरे भाई ने एक इंटरनेट कैफ़े स्टार्ट किया था इधर नियाजी अड्डे वाली साइड पे, बंद रोड पे। तो उस वक्त से अगर आप कहें तो आज तक मैं आईटी की मार्केट में हूँ। विंडोज़ 98 पे काम किया है, शायद आप बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये नाम सुना होगा, इंस्टॉलेशन नहीं की होगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज 98 से नेटवर्किंग की, नेट कैफे में जैसे एक सिस्टम पे इंटरनेट लिया और सब में शेयर कर दिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। विंडोज एक्सपी को खुद अपने सामने हम लोगों ने रिलीज होते देखा, फिर उसको इंस्टॉलेशन और वो सारा कुछ। उस वक्त पेंटियम 2 काफ़ी फेमस था, मतलब आमतौर पे घरों में पेंटियम 2 नज़र आता था, लेकिन इंडस्ट्री में कहीं पेंटियम 3 भी था। पेंटियम 4 वो लाइक के डेवलपमेंट के साथ रिलीज हुआ, तो उसके पे ऊपर स्विच किया। उसमें चलते चलते विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, इवन के 11 भी आज मार्केट में आ गई है, और काफ़ी दोस्तों ने उसके ऊपर रिसर्च की है। यार, बताने का मकसद ये है कि आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपने एक ही चीज पे फोकस नहीं करना। जैसे मार्केट चेंज हुई, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। कुछ लोगों में चेंज की एबिलिटी नहीं होती है, वो चेंज से डरते हैं, घबराते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं सिस्को पढ़ लिया था और मैं सिस्को में ही फाइंडिंग करता, तो शायद मैं फिर आज आपके सामने ये प्रेजेंटेशन ना दे रहा होता, या शायद वो लाइनक्स की एक्सपर्टीज जो मैंने गेन की हैं, या जो मैं अभी फ्यूचर में अभी सोच रहा हूँ कि और बिग डाटा, डाटा साइंस या डेवऑप्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज में गेन किया जाए, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करेंगे। आप चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, और अपना माइंडसेट उसी तरह मार्केट के अकॉर्डिंगली चेंज करें। बहुत सारी न्यूज़ भी इंटरनेट पे पब्लिश होती हैं जो कि आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही होती हैं कि अभी फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज ज़्यादा फेमस होने जा रही है। हम लोग सारा फोकस करेंगे लाइनेक्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर, लाइनेक्स फिर सिक्योरिटी में इसका क्या रोल है, और बेनिफिट्स क्या हैं, मार्केट वैल्यूज क्या हैं। नेक्स्ट करते हैं अपने स्लाइड को। देखें, जब भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, तो आप मेरे ही ओपिनियन पे ना रहें, आप सेकंड ओपिनियन लें। अगर आपने वाइड ओपिनियन चाहिए, तो गूगल के ऊपर आके अपना क्वेश्चन लिख दें। गूगल बेसिकली बहुत से एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन को रीड करके, एनालिसिस करके, जो बेस्ट चीज़ होगी वो आपके सामने लेके आएगा। अपनी रिसर्च की, मैं गूगल की रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जो उसका सर्च में काम हो रहा होता है। मैंने सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखा है कि लाइनक्स इज रनिंग इन वर्ल्ड सिस्टम, दुनिया के, मैं जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया की कौन से सिस्टम है, कितने सिस्टम है जिनके ऊपर लाइनक्स रन कर रहा है। ये क्वेश्चन आप भी अपने गूगल में पेस्ट करें और आपको नजर आएगा। ऐसे सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज हो गया जब मैंने ये फाइंडिंग की, 90% ऑफ ऑल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज पावर्ड बाय लाइनक्स। क्लाउड लेटेस्ट चीज़ है, आप लोग जानते हैं, समझते हैं, मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्लाउड के ऊपर, लेकिन आप ये समझ लें कि जो सिस्टम्स हमारे ऑफिसेज में पड़े थे, जो हमारे घरों में पड़े होते थे, वो सारे निकल के एक सेंट्रल लोकेशन पे चले गए हैं, जिसको हम क्लाउड बोलते हैं। दुनिया में 90% क्लाउड जो है वो पावर्ड बाय लाइनक्स है, उसके बैकएंड पे लाइनक्स चल रही है। ठीक है। जो AWS है, या डिजिटलोशन, अलीबाबा, या इस तरह के जो बड़े नाम है, वो समझ में आ गई कि ठीक है, उनके पीछे लाइनक्स है। इवन कि मैं एज्योर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है, उसके बैकएंड पे भी लाइनक्स चल रही है। कुछ लोग शायद इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं,
लेकिन ये सच है कि उनका जो एज्योर का स्टैक है उसके बैकएंड पे डेबियन या यूबंटू डिप्लॉयड है। सही है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में वो लिखता है इंक्लूडिंग सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि दुनिया में 500 सुपर कंप्यूटर के ऊपर 100% लाइनक्स चल रही है। मतलब 500 सुपर कंप्यूटर को अगर आप एनालिसिस करेंगे कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि 100% लाइनक्स है। क्लाउड प्रोवाइडर 70% ऑफ स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड आर लाइनक्स बेस्ड। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट में आप देख लें कि 74% हमारे जो स्मार्टफोन है उनके ऊपर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है किसी ना किसी वे में। वो कस्टमाइज है, वो फुली डेवलप्ड है, उसको खुद से अमेंडमेंट करके कस्टमाइजेशन करके एक वेब ऐप बन गई, या किस तरह भी आप कह लें। मैं थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह फिर लाइनक्स इतनी जगह पे पावरफुल है और कैसे इसको इजीली कस्टमाइज करके आप मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। 74% यहाँ पे इन्होंने लिखा है और ये एक काफ़ी हैंडसम वैल्यू है। तो फिर उसके बाद अगर आप कहें कि 26% क्या चल रहा है, 26% जो ब्लैकबेरी का शायद अभी कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फ़ोन हैं जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की आईडीज़ और इस तरह का, वो लाइनक्स बेस्ड नहीं है, विंडोज़ फ़ोन जो है। ठीक है। इसके अलावा एंड्रॉयड टोटली लाइनक्स है। आईओएस जो कि एप्पल या मैक की आप बात करें तो दुनिया में काफ़ी मतलब के रेटिंग है। पाकिस्तान में शायद लोग इतना इसको यूज़ नहीं करते हैं एप्पल के फ़ोन को, लेकिन दुनिया में बाहर ये बहुत बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। तो वो उसके बैकएंड पे भी लाइनक्स है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसको देखेंगे कि वो किस तरह उन्होंने डे फर्स्ट से ही उसको कस्टमाइज किया। अपना हार्डवेयर बनाते हैं, अपना ही सॉफ्टवेयर है उनका, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस दूसरे फ़ोन्स की निस्बतन मच बेटर होती है। तो इसी तरह हमने एक क्वेश्चन और गूगल से पूछा, हाउ मैनी वेबसाइट्स रन ऑन लाइनक्स। तो ये देखें, ये बड़े सरप्राइजिंग स्टैट्स आए हैं। 96.3% ऑफ टॉप 1 मिलियन वेब सर्वर्स। ये लिखता है कि अगर आप एक मिलियन वेब सर्वर्स की लिस्ट बनाएं जो मोस्टली यूज्ड या मोस्टली एक्सेस होते हैं ओवर द इंटरनेट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, CCNA न्यूज़, सिस्को, ये जितनी भी वेबसाइट्स जो टॉप फेमस है, मुझे 1 मिलियंस का तो नहीं पता है लेकिन मुझे 5 10 20 का ज़रूर पता है जो डेली के एक्सपीरियंस में है, उन सब के बैकएंड पे लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये 96.3% है। उसके अलावा जो इसमें अभी 6 7% मार्जिन है, उसके बैकएंड पे क्या है, उसके बैकएंड के ऊपर भाई विंडोज़ हो सकती है या इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जिसके बैकएंड पे लाइनक्स का कर्नल सपोर्ट ना कर रहा हो। तो वो शायद विंडो ही बचती है या इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम बचता हो। तो ये वो फेमस क्वेश्चंस थे जो हर बंदे के ज़हन में थे कि आखिर लाइनक्स इतनी फेमस क्यों है। ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखे हैं, आप इनके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन और लोगों के जहन में आएगा कि सर हम तो हर तरफ विंडोज़ देखते हैं। हाँ, ये बात सच है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब स्टार्ट किया था, इसका मेन फोकस था डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद मेरा लैपटॉप विंडो चल रही है, आपके लैपटॉप, आपके घरों के पीसी, ऑफिसेज में जो पीसी इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये जितनी रेटिंग, जितनी परसेंटेज इन्होंने नीचे लिखी है ना, इतनी ही परसेंटेज अगर आप डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में R&D करें तो टोटल मोर देन 90% डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडोज यूज हो रही है। तो विंडोज को बनाने का मकसद ही था कि निचले लेवल की मार्केट को ग्रैब करना, एंड यूजर्स को बेसिकली फोकस करना। और वो उसने ठीक किया, वो जितना काम उसने किया उसके अकॉर्डिंगली ठीक किया। लेकिन जब विंडोज ने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए और वो मार्केट को उसने फोकस किया, तो शायद वो उतना अच्छा गेन नहीं कर सका, इतने अच्छे रिजल्ट्स उसके पास नहीं आए। मार्केट में आज भी विंडोज के सर्वर्स यूज हो रहे हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर, लेकिन शायद वो इतने फेमस, इतने पॉपुलर, परफॉर्मेंस वाइज और स्पेशली रिसोर्सेज वाइज इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि अगर उनका कंपैरिजन लाइनक्स के साथ किया जाए। तो फिर अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमने सारी जिंदगी विंडोज इस्तेमाल की, ठीक है, वो आपने सही किया। ये इसी तरह एग्जांपल है कि आप कह लें कि मैंने यार केजी से लेके 10 तक तो मैंने बैग कैरी किया, उसमें मेरी किताबें होती थी। तो 10 के बाद मैं जैसे ही कॉलेज में गया तो मैंने तो एक फाइल अपनी बगल में लगा ली, एक नोट बना लिए,
थोड़े बहुत। तो इसी तरह था कि हमने 10 तक तो बैग यूज़ किया, हमने विंडो यूज़ की, हम करते रहेंगे विंडो को यूज़। हम उसको अपने डेस्कटॉप से रिप्लेस करने नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग चूंकि अभी जॉब पे जा रहे हैं, मार्केट में जॉब ढूंढनी है, मार्केट में जॉब स्विच करनी है, या अच्छा पे हमने अचीव करना है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, इंटरव्यू पास करना है, तो भाई उसमें अगर आप विंडोज़ के साथ भी जाएंगे तो नो डाउट का आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो बड़ी ही इकोनॉमी के लाइक 20-30 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार, 70K तक आपको जॉब मिल सकती है विंडोज़ की, अगर आप सर्टिफिकेशन या इसमें गेन करते हैं चीज़ों को। अगर आप लाइनिक्स में काम करेंगे फिर आपको क्लाउड पे काम करने का भी मौका मिलेगा। फिर अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हैं तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर इतना फेमस है लाइनिक्स, तो अब क्या किया जाए? तो अब छोड़ तो नहीं दिया जाए ना, अभी फिर इसको सीखना स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इसको सीखें। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 माह का कोर्स है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें 4-4 साल की डिग्रीज पढ़ा रही होती हैं, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ना तो लाइनक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी कोर्स या किताब या कोई सब्जेक्ट है, और ना ही विंडोज़, सिस्को या नेटवर्क के बारे में कोई भी। वो बहुत ही पुरानी बातें, 386 या 8088, मुझे याद है जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तो उस वक्त मैंने माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग और असेंबली लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ा था। उसमें हम जो 8088 प्रोसेसर था, 8086, ये दो प्रोसेसर्स का हमने इंटरनल पढ़ा। तो आप यकीन करें ये दो प्रोसेसर्स शायद आज हमारी घड़ियों में भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो वो इतना बैकवर्ड नॉलेज हमें वो पढ़ा रहे होते हैं जिसका लेटेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। नो डाउट कि वो सारा कुछ वहीं से इनहेरेंट हो गया है, लेकिन जब बहुत रैपिड चेंज आ जाए टेक्नोलॉजी में, वो आप समझते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई रैपिड चेंज आ रही होती है, तो बेहतर है कि हम कोई लेटेस्ट चीज़ पे काम करें ताकि मार्केट जिसको फोकस कर रही है। थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, सिक्योरिटी ऑफ लाइनिक्स। लाइनिक्स की सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात करते हैं कि सिक्योरिटी आज से ही नहीं है, ये बहुत अरसे से ही एक फेमस टॉपिक रहा है। जैसे ही इंटरनेट बनी, दुनिया बनी, ये कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, तो हैकिंग का कॉन्सेप्ट, इंट्रूजन का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी का डाटा चोरी कर लेना, किसी बैंक को अकाउंट को हैक कर लेना, ये चीज़ें उसी वक्त से साथ में चलती गई हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, इन चीज़ों के अंदर भी डेवलपमेंट होती जाएगी। यहाँ पे मैंने 5-6 सिर्फ स्नैपशॉट लगाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ये देखें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैरट। पैरट के नाम से 4.11, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्लीट। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद के लाइनक्स इसके बैकएंड पे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रही है, और फिर इसको GUI इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, और इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस जो प्री इंस्टॉल्ड हैं। प्री इंस्टॉल से मुराद के आप नेटवर्क के अंदर अगर आप अपने नेटवर्क की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि क्या वो सही से कॉन्फ़िगर है या कि नहीं, तो आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। बैक ट्रैक एक बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। आमतौर पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैक ट्रैक और काली लिनक्स। काली लिनक्स से तो काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे कि लिनक्स के ऊपर, यूबंटू के ऊपर बना हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस और स्कैनिंग के टूल्स अवेलेबल होते हैं। आपने सिर्फ इसको यूज़ करना सीखना है। तो मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक साहब काम करते हैं जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, तो वो खाली लिनक्स को अपने सिस्टम पे उसने इंस्टॉल किया डोल के साथ, और उनका काम होता है हमारे नेटवर्क के अंदर स्कैन करना और कुछ इंट्रूजन सेंड करके चेक करना कि क्या ये हैकेबल है या कि नहीं। तो काली लिनक्स ही वो फेमस टूल है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है। तो इसी इसी तरह सिक्योरिटी आनियन के नाम से एक पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह काली लिनक्स है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप कह लेंगे कुछ टूल्स आपको काली लिनक्स पे नहीं मिले, तो माइट भी वो पॉसिबल है कि आपको सिक्योरिटी ऑनियन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करें, उसके अंदर वो टूल्स पहले से ही इंस्टॉल्ड हों। तो जब भी आप सिक्योरिटी की बात करेंगे फिर उसको फिक्सेस की बात, पहले सिक्योरिटी की बात के साथ ही पहले ये चीज़ जहन में आ जाती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि मेरा सिस्टम सिक्योर नहीं है? तो वो आपको ये जो टूल्स सामने मेंशन किए हैं इनको चलाना समझना आना चाहिए, तब आप ये जान सकते हैं कि अच्छा मेरे सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज है। मुझे याद है कि एक कंपनी इब्रिक्स के नाम नाम उनका है,
कुछ लोग जानते होंगे इस कंपनी को, तो मेरा बेसिकली वेंडर है, मैं इनसे अपनी वीएपीटी करवाता हूँ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मैं खुद नहीं करता, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि मेरे ऊपर, मैं बैंक हूँ, मेरे पास स्टेट बैंक की रेगुलेटरीज अप्लाई होती हैं, मैं खुद से नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के मेरे पास कोई हाईली क्वालिफाइड या कोई सर्टिफाइड सिक्योरिटी का कोई सर्टिफाइड बंदा मौजूद हो, तो मैं बता सकता हूँ कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है सिक्योरिटी में, तो मैं अपना वीएपीटी खुद करूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं उनको हायर करता हूँ, मैंने उनके सिस्टम्स पे देखा, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जो वो रिपोर्ट्स मुझे सेंड करते हैं कि जी तंजील, ये हम लोगों ने आपका नेटवर्क को स्कैन किया है, उसमें ये वल्नरेबिलिटीज हमें नजर आई हैं, काइंडली उसका फिक्स अप्लाई करें। तो हाँ, फिक्स अप्लाई करने में मैं अपनी टीम को हेल्प करता हूँ, लेकिन वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने या स्कैन करने में अगर मेरी एक्सपर्टीज हैं भी, तब भी मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे वो रिपोर्ट स्टेट बैंक को दिखा के उसके ऊपर अपना एनुअल रिन्यू करवाना होता है सर्टिफिकेट को। लेकिन मैं उनके फिक्सेस अप्लाई करता हूँ। इसी तरह यहाँ ये देखें, आपने स्नॉट नाम से एक एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जो लाइनक्स पे इंस्टॉल हो जाएगी। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन आप डबल चेक कर लेना इस स्टेटमेंट को जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। सिस्को के जो आईडीएस और आईपीएस हैं, जो इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, वो जो लाखों करोड़ों के वो बॉक्स बेचता है लोगों को, उसके बैकएंड पे स्नोड चल रहा है। आप अपने तौर पे इसको टेस्ट कर लेना ये स्टेटमेंट को, लेकिन मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ कि स्नोड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो काफ़ी अरसे से मार्केट में है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट हुई। ओपन सोर्स है, तो आप उठा लें, अपने बॉक्स के अंदर डाल दें, आप कह दें कि ये सिक्योरिटी का बॉक्स है। सिस्को ने इसको परचेज किया है, परचेज इस सेंस में नहीं कि इसको क्लोज सोर्स कर दिया, नहीं, सिर्फ इसका कोड उन्होंने उठाया और अपने बॉक्स के अंदर डाल के, और बहुत हाईली मतलब कि सिक्योरिटी के इक्विपमेंट उन्होंने तैयार किया, डीएसएफ आईपीएस वगैरह। इसी तरह सूरी काटा के नाम से भी एक एप्लीकेशन है, मार्केट में काफ़ी फेमस है, लोग लाइनक्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं इसको अपने इंटेग्रिटी चेकिंग के लिए, इंट्रूजन प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए। तो अगर आप लाइनक्स की या किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, वेरी नियरली इम्पॉसिबल कि यार आप इन टूल्स में से कोई एक स्किप करके अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स को अचीव कर लें, या उस इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आके आप अपना सिस्टम डिज़ाइन कर लें बगैर इनको यूज़ किए हुए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इन टूल्स को चलाना, समझना, तो तो आपको बेसिक आनी चाहिए। इन चीज़ों को आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन आपकी लाइनक्स की बेस होगी तो आप इनको चला सकेंगे और इनकी आउटपुट को रीड कर सकेंगे, या कोई प्रॉब्लम आती है उसको फिक्स अप्लाई कर सकेंगे। तो सिक्योरिटी में लाइनक्स का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप कहीं समझें कि लाइनक्स के बगैर हम सिक्योरिटी अचीव कर लें, ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं ये ओपन सोर्स हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी। अभी कुछ लोग फ्री पे रिलाई नहीं करते, जैसे कि मैं बैंक हूँ, मैं अगर रिलाई करना चाहूँ भी तो मेरा जो ऑडिटर है, जो मेरा सिक्योरिटी का सर्टिफाइड है, मुझे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो स्टेट बैंक, वो फ्री के ऊपर रिलाई नहीं करता, वो कहता है कि आप पेड टूल यूज़ करें। तो फिर इन्हीं टूल्स के इंटरप्राइज वर्जन भी हैं, तो ये मत समझना कि अच्छा जी ये फ्री थे तो पेड में जब हम जाएंगे तो शायद चेंज हो जाएंगे। चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उसके ऊपर बुक मार्क उनका आ जाएगा, एक उनका वाटर मार्क लगा आएगा, जो भी आप स्कैनिंग वगैरह करेंगे उसमें। तो वो इंटरप्राइज वर्जन आपको इन्हीं के ले सकते हैं आप, अगर आपको रेगुलेटरीज को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, सिक्योरिटी पे हमने काफ़ी बात की। अभी कुछ बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लाइनक्स के। यार आपने, सर आप बता तो दिया ये लाइनक्स क्या चीज़ है, इसके क्या एडवांटेज, हमें क्या मिलेगा इसको सीख के, इसको समझ के या पढ़ के। पहली चीज़ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग, अगर आप सारे माशाल्लाह आईटी से रेलिवेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट हैं, या जॉब पे हैं और 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं, तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसमें जो कुछ भी बनाया गया इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करें, आपकी एक्सपर्टीज है तो आप अपना उसका खुद का कस्टम उसको बना सकते हैं, आप अपनी इमेजेस लगा सकते हैं इनके लोगोस के ऊपर, जैसे लाइनक्स सपोर्ट करती है तो आप उसका नाम चेंज करके अपने नाम से रख लें, और बहुत से लोगों ने इसको अपने नाम से किया भी है। अच्छा, ओपन सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा। ये एक डिस्ट्रो ट्री मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
ये एक पिक्चर मैंने आपके सामने ओपन कर ली, ये शायद आप लोगों के लिए विजिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही टाइनी है इस वक्त। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, जूम करते करते ये इसको इस तरह हम जूम करते जाएंगे तो ये एक गैलेक्सी की तरह है। ये शायद यहाँ पे फर्दर जूम भी नहीं हो रही। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि किसी और टूल के थ्रू इसको अगर ओपन करने की कोशिश की जाए, इसको क्रोम में अगर ओपन किया जाए। नहीं जी, क्रोम में शायद। अच्छा जी, थोड़ा हाँ ठीक है, ये काफ़ी। नहीं, कुछ और देखते हैं इसके लिए। पेंट में शायद। टू बिग। चलें ट्राई करते हैं फोटोज के अंदर इसको। अच्छा जी, अभी अगर आप देखेंगे, शायद अभी भी पिक्चर तो काफी छोटी है, लेकिन मैं ये शेयर दूंगा आपसे। इसको देखने के लिए अभी यहाँ पे ये टाइनी बॉक्स है युबंटू। ये युबंटू यहाँ पे मेंशन है। युबंटू के अंदर से कितने ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर निकले हैं, ये सारी उनकी ट्री है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकला, उसके अंदर से फर्दर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम निकले। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लाइनक्स के सिक्योरिटी के टॉपिक में आपको दिखाए हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो ये ओपन सोर्स होने की वजह से ये इतनी बड़ी गैलेक्सीज है। मैंने यूबंटू का सोर्स कोड उठाया, मैंने अपना नाम दे के उसको कुछ सिक्योरिटी के टूल्स और टेक्निक्स बीच में ऐड करके उसको रिकम्पाइल करके मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसी तरह इन्हीं टूलों को यूज करते हुए, इस कर्नल को यूज करते हुए लोगों ने वाइप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाए हैं। तो अभी ये काफी स्मॉल है। एक मिनट। हाँ, ये मैग्नीफायर की मदद से अगर हम थोड़ा सा इसको और। अच्छा जी। अच्छा, ये भी शायद ये थोड़ा सा विजिबल हो। ठीक है, यूबंटू है, उसके बाद ये इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी ऑनियन इसके अंदर है, वीएम वेयर वर्चुअलाइजेशन, उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, काफ़ी फेमस हमने देखा है उसको। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। तो ये यूबंटू की फैमिली ट्री थी बेसिकली। मैं यहाँ पे एक मेरे पास रेड हैट की फैमिली ट्री भी है, ये शायद हमारे लिए इजीली विजिबल हो जाए। तो ये ऊपर ईयर्स हैं, अगर आप यहाँ पे ईयर्स पे गौर करेंगे, ये 1905 और 6, और ये यहाँ पे जाके ये रेड हैट रिलीज हुई। ये रेड हैट वो उसी फैमिली ट्री से, यूनिक्स की फैमिली ट्री से ड्राइव की गई। यहाँ फर्दर ये चलते हुए रेड हैट इंटरप्राइज हो गई, यहाँ पे ये आके पेड सोल्यूशन हो गया, नो फ्री मोर। तो जैसे मैंने बात की थी, ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स था तो लोगों ने यहाँ से रेड हैट को पकड़ा, ड्राइव किया, यहाँ पे बैरी के नाम से एप्लीकेशन क्रिएट कर दी, ऑक्स के नाम से कर दी, अरोरा के नाम से, सुपर रेस्क्यू। यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत से नाम हैं जो शायद मैंने भी पहली मर्तबा सुने हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फेमस नाम भी मौजूद हैं, जैसे इंटरप्राइज, और आइकल इंटरप्राइज बड़ा फेमस नाम है। ये ट्रिक्स बॉक्स लाइनक्स में, ये वाइप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है। अलास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी ये फर्दर इसको एक्वायर कर लिया 3CX ने, तो ये भी अभी फ्री नहीं रहा। यहाँ पे फर्दर अगर इसकी हिस्ट्री तो मेंशन नहीं होगी, लेकिन ये अभी 2019-20 की बात है जब इसको 3CX ने उठा लिया। यह सेंटोस जो हमारा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हम काम करते हैं और सीखते हैं, वो भी
रेड हैट इंटरप्राइज इसी में से ड्राइव किया गया। ठीक है, बायोब्यूक्स, नेक्स, फॉक्स, और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस। ये देखें, फर्दर फिडोरा इसमें से ड्राइव हुई और फिर फिडोरा के अंदर फर्दर इसके चाइल्ड बनते गए। तो इसी तरह वो ट्री भी थी जो हम अभी पिक्चर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि काफी बड़ी थी, उसमें भी इसी तरह की सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि लाइनिक्स चूंकि ओपन सोर्स थी, तो इसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। बड़े सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे किड्स हैं। वो फैमिली ट्री हमने देखी कि किस तरह इसके अंदर से डिफरेंट फ्लेवर्स डेवलप हुए। इसके मुकाबले में हम अगर बात करें ना विंडोज की, तो विंडोज 1998 में भी क्लोज सोर्स थी और आज भी क्लोज सोर्स है। वो जब भी रिलीज होती है वो उसको माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करता है। उसके अंदर नो डाउट के कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपर्ट लोग नहीं है, वो डेफिनेटली एक्सपर्ट है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स कितने होंगे? 5, 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, डेट्स इट। इतने लोग होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जो लाइनिक्स है उसको डेवलप करने के लिए पूरी कम्युनिटीज है। कम्युनिटीज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं। तो वहाँ पे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो अपनी अपनी राय को इनपुट करते हैं। अगर कोई डेवलप नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट वो बग्स फिक्स जरूर रिपोर्ट कर सकता है कि यार मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हुए ये मसला आया, ये बग्स मैंने आपको रिप्लाई में भेज दिया। तो फर्दर जब उसका रिलीज आएगी या उसका कोई अपडेट आएगी तो उम्मीद है कि वो बग्स फिक्स हो चुका होगा। तो इस तरह कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत तेजी से डेवलप हुआ और बहुत तेजी से फेमस हुआ। सिक्योरिटी की हमने बात की कि सिक्योरिटी इसके बगैर आप कंप्लीट ना कर सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है। विंडोज को स्कैन करना और उसकी सिक्योरिटी, तो आप वही टूल चलाएंगे तो आपको वो विंडोज की वल्नरेबिलिटीज उन सारी चीजों के बारे में भी बताएगा। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद आप एक के साथ फेमिलियर नहीं है, आप दूसरी को स्टडी कर लें। एक में आपकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन नहीं मिलती, लाइक मुझे वाइप का सेटअप बनाना है, मैंने सेंटोस इंस्टॉल कर ली, उसके ऊपर फर्दर मैंने फ्री पीबीएक्स, ट्रिक्स बॉक्स या लास्टिक्स जिनकी मैंने बात की, मैं उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्यों? मुझे वाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था तो मेरा वो काम वहां पे हो गया। अगर मुझे वर्चुअलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मुझे वीएम वेयर, चलो वीएम वेयर तो बाद में क्लोज सोर्स हो गया ना, कंपनीज ने बनाया और उसको, लेकिन ओपन स्टैक या इस तरह की एप्लीकेशन अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप लिनक्स को इंस्टॉल करें, उसके ऊपर फर्दर कस्टमाइज करके ओपन स्टैक वगैरह की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद यही है कि बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। ये जितनी भी ट्रीज मैंने आपको दिखाई हैं ये सारे इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो काम करने में आसानी, फ्री ऑफ यूज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोगों ने बात की ओपन सोर्स है, हमें किसी को कोई पैसे नहीं देने इसको खरीदने के लिए, इसको चलाने के लिए। ना ही ये कभी हमें कहेगी कि ये 30 डेज का लाइसेंस रह गया आपका या 50 डेज रह गए हैं, इसको रिन्यू कराएं। ऐसा कभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंस्टॉल की आप ही की है, जो आपका दिल करे करते जाएं। जो कस्टमाइजेशन लो कॉस्ट, फिर इस पे यहाँ पे लो कॉस्ट किस लिए लिखा है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ रेगुलेटरीज पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मुझे स्टेट बैंक कहता है कि ठीक है आप सेंटोस यूज करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यार इसको पेड करो, लाइक इसका रेड हैट का वर्जन लेके आओ, तो फिर मुझे मजबूरन उसके पेड वर्जन में जाना पड़ा। तो वो इतना कॉस्टली नहीं है जितना कि विंडोज, तो लो कॉस्ट है। जैसे ओरेकल एंटरप्राइज है तो वो भी पेड है, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने रेगुलेटरीज, ये सिर्फ वहां पे अप्लाई होगा जहां पे ये बैंकिंग या फाइनेंशियल्स डाटा, इन चीज़ों की ट्रांजैक्शंस वगैरह होगी। अदरवाइज आप वेब सर्वर बनाएं, डेटाबेस सर्वर बनाएं, एप्लीकेशन बनाएं, जो कुछ भी आप बनाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये पेड क्यों नहीं लिया और ओपन सोर्स फ्री क्यों है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है इसके अंदर। लार्ज कम्युनिटी की सपोर्ट से मुराद कि मुझे एक इशू आया, मैंने रिपोर्ट लिख दी उसकी कि भाई ये मुझे ये बग आ रहा है, मैं ये फलानी चीज़ करता हूँ, मेरे से ये इसके अननोन रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं। मैं उसकी एक ईमेल बना के उनके bugs@redhat.com पे, या कोई भी उनकी कम्युनिटी का ईमेल है, मैं उस पर वो पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, न्यू रिलीज के अंदर उसको वो फिक्सेस अप्लाई करेंगे, उसको देखेंगे कि ये किस तरह फिक्स किया जा सकता है। स्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर सकता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे सिस्टमों के ऊपर लॉगिन करके काम किया है जिनका अप टाइम
5-5 6-6 साल था। और उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग रीबूट करते हुए भी डरते थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस ही ना आए। तो उनको रीबूट करने के लिए हमें पूरा प्लान बना के उनका रेप्लिका बना के वो सेम एप्लीकेशन या जो जो सर्विसेज वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज डिफरेंट इंस्टॉल करके कि इन केस के अगर ये वापस ही ना आया। तो ऐसे काफ़ी मरतबा हमारे साथ हुआ कि VMware के कुछ सर्वर्स थे जो 3-4 साल जिनका अप टाइम था और डाउन नहीं हुए, तो उनको मेंटेनेंस की वजह से रिबूट करना पड़ा। तो हमें ये फियर था कि कहीं ऐसा ना हो। तो एक मरतबा ये फियर वाकई कम ट्रू भी हो गया, वो सिस्टम वापस नहीं आया था। तो ये बात करने का मकसद ये था कि ये इतने रिलायबल हैं कि यार कि ये सालों साल चलते रह सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में विंडोज़ नो डाउट कभी रिलायबल हो गई है, लेकिन अब से पहले तक विंडोज़ इतनी रिलायबल नहीं थी। आज भी विंडोज़ लाइनक्स के मुकाबले में इतनी रिलायबल नहीं है कि आप कहें कि 4 साल से उसका अप टाइम आ उसको रिबूट नहीं किया। उसका तो अभी एक कोई ना कोई अपडेट आ जाए तो वो आपको फोर्स करेगा कि इसको रिबूट करें, जब तक रिबूट नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो दिन में उसके सैकड़ों अपडेट्स आ रही होती हैं। तो लाइनक्स में ऐसा नहीं है, आपने इंस्टॉल करना है, एक मरतबा उसको अप टू डेट कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, चल रही है, अनटिल अनलेस कि कोई आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट ना आ जाए। जैसे अगर आपको PHP 5 पे या 6 पे चल रहे थे, 6 तो नहीं है, PHP 5.4 थी या 5.6 आ गई, अपग्रेड करना पड़ गया, रिबूट के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई मेजर चेंज आए तो हो सकता है आपको रिबूट करना पड़े, लेकिन मोस्टली बगैर रिबूट किए लाइनक्स कन्वर्ट हो जाती है पुराने किसी वर्जनिंग से नए में। ठीक है, ये इतनी स्टेबल और रिलायबल है, मैंने आपसे बात की है। ये बहुत ही टाइनी किस्म की एप्लीकेशन है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, चंद MBs में या फ्यू GBs के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है, अप एंड रनिंग है। आपके इलेक्ट्रिसिटी के या हार्डवेयर के या इससे रेलिवेंट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आते तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला, ये अप एंड रनिंग है, चलती जाएगी। परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस को जब भी आप कैलकुलेट करें तो आप ये भी ज़रूर साथ नोट करें कि अगर विंडोज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो विंडोज़ को तो इंस्टॉल करने के लिए ही तो 8-10 GB रैम, 16 GB सर्वर, तो 16 GB से नीचे जो है ना वो नहीं चल रहे इनके, और प्लस बड़े हैवी CPUs वगैरह साथ। तो लाइनक्स यार 1 GB रैम 1 CPU के साथ, अगर आप मुझे अभी कहें तो मैं आपको अपना एक ऐसा सिस्टम दिखा सकता हूँ जो इंटरनेट पे चल रहा है और वो 1 GB रैम 1 CPU के साथ चल रहा है, और उसके अंदर मैंने को मॉनिटरिंग का सोल्यूशन डिप्लॉयड किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने इसका अप टाइम भी अगर देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अप टाइम भी अच्छा खासा होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कि इसका अप टाइम है कितना, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और सिर्फ रेफरेंस के लिए, किसी को क्विकली कुछ पढ़ाना समझाना या कुछ दिखाना हो तो हम इसको क्विकली आप टाइम की कमांड देंगे तो हमें बताएगा। यार ये देखें अभी आपके सामने 649 डेज, तो आप समझ सकते हैं यार अप्रोक्सीमेटली 2 साल से ये अप एंड रनिंग है। और ये मेरी प्राइवेट एप्लीकेशन है, मैं जो उसको चाहूँ तो डाउन करके मैं टेस्टिंग भी करता हूँ अपनी, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी टेस्टिंग की है तो शायद इसको कभी रिबूट करने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई। तो इतना रिलायबल है। लेकिन हम यहाँ पे आए थे, हम देखने मेमोरी, मेमोरी कितनी है टोटल भाई, ये 996 MB है, 703 फ्री है, और 292 MB के अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, प्लस मेरी ये वेब एप्लीकेशन भी चल रही है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, NetJS के नाम से। और ये देखें, ये डिफरेंट मैंने इसके अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स अपने ऐड किए हैं जो उनके सिस्टम्स को मॉनिटर करता है। ये बेसिकली मेरे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे ये एक साहब है, उनका ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल है, ये लाइनक्स, ये NetJS इटसेल्फ इंस्टॉल है। तो मैं इसकी मदद से उन उन OS को या एप्लीकेशंस को मॉनिटर करता हूँ। लाइक अभी उस बंदे के 5 फ़ोन थे, यहाँ पे आप लिस्ट में देखें, IP फ़ोन बेसिकली उसने लगाए थे 5, तो इसका 5 नंबर वाला IP फ़ोन जो है अनरजिस्टर्ड है या पावर ऑफ हो गया किसी वजह से, तो मेरे पास उसके बारे में इंडिकेशन भी आ रही है। अच्छा, क्विकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि 1 GB रैम है, और मैं यहाँ पे एक दूसरी कमांड लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे एक CPU है। ये देखें जी, ये 1 नंबर ऑफ CPU है, और ये इतने दिनों से अप एंड रनिंग है, इसने मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। मैं यहाँ पे 2 4 5 10 और सिस्टम भी मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस अभी इस तरह कैलकुलेट करें कि आप लोग कभी भी यकीन नहीं कर सकेंगे कि एक CPU और 1 GB रैम के ऊपर विंडोज इंस्टॉल हो जाए। इम्पॉसिबल। ये शायद उस वक्त भी पॉसिबल नहीं था जब 2003 के अंदर विंडोज XP रिलीज हुई।
तो वो भी 1 GB के ऊपर इंस्टॉल तो हो जाती थी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज या 1 GB में वो परफॉर्मेंस उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती थी। उस वक्त 512 MB की रैम, 1 GB की रैम, ये उस चीज़ का दौर था उस वक्त, 2003 की बात। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज आपने देखा कितना रिलायबल है, और मैंने आपको प्रैक्टिकली एक केस भी समझाया भी, दिखाया भी। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग एक बड़ा अच्छा फीचर है, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। विंडोज़ भी मल्टीटास्किंग है। मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे लॉगिन करके आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की फाइल्स को, एक दूसरे के प्रोसेस और सर्विसेज को वो हर्ट नहीं करेंगे। लिनक्स में भी इसी तरह ही है कि आप एक से ज़्यादा यूज़र लॉगिन करते हैं। मुझे याद है कि हम जो एक TRG नाम से कंपनी में काम करते थे, उस्मान साहब मेरे साथ थे, उसी सिस्टम के ऊपर उस्मान साहब अपने वाइफ की के लिए काम कर रहे होते थे, अपनी फाइल्स के अंदर चेंजेस, मॉडिफिकेशन, अपनी सर्विसेज को रीस्टार्ट करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के इफेक्ट को देख रहे होते थे। और सेम टाइम पे मैं अपना काम करके अपनी फाइल्स को सिंक करना, रिकॉर्डिंग्स वगैरह को मैनेज करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज़ के अपडेट्स वगैरह अप्लाई करना। तो हम लोगों ने कभी भी नोटिस नहीं किया कि मेरी कोई चीज़ वो उस्मान को या दूसरे किसी टीम मेंबर को डिस्टर्ब कर रही हो, या उनकी चीज़ मेरी तरफ विजिबल हो। मल्टीटास्किंग है, फुली आइसोलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ क्या शेयर करते हैं, मेमोरी, CPU। अगर वो बंदा कोई मेमोरी के ऊपर लोड डालेगा या CPU के ऊपर लोड डालेगा, तो हाँ, वो मेरे लिए विजिबल होगा कि मेरी परफॉर्मेंस उस हिसाब से मैनेज होगी। अगर मैं अपनी कोई परफॉर्मेंस से रेलिवेंट कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोसेस रन करता हूँ, तो वो दूसरे बंदे के लिए विजिबल होगी कि थोड़ा सा लैग आएगा। लेकिन वो लैग मैं इस सेंस में नहीं बात कर रहा कि यार आपकी प्रोडक्शन हार्ड हो जाएगी इस तरह का। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की या मैंने स्टार्ट की, तो वो अगर अपने एंड पे प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन देखेगा तो उसको हाई नजर आएगी, और उसको लगेगा मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया या मैं कुछ भी ऐसा प्रोसेस रन नहीं किया, प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन हाई। क्योंकि मल्टीटास्किंग है, एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, तो प्रोसेसर और मेमोरी की शेयरिंग इकट्ठे रहेगी। तो मल्टीटास्किंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो विंडोज़ भी मल्टीटास्किंग है। मैक ओएस, शायद हम लोग मैक की बात करना ही भूल गए। मैक ओएस जो इतना फेमस है, उसके बैकएंड पे गाइस लाइनक्स है। कभी उसकी कंसोल पे जाके आप ये कमांड एंटर कीजिए, ये जो मैं अभी आपके सामने एंटर करूंगा, ये कैट करें ETC, ये रेड हैट रिलीज। तो मेरे पास ये 6.10, ओ यार 6.10 कब से एक्सपायर हो गई हुई है, 7B एक्सपायरी के नज़दीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो उस वक्त 6 लेटेस्ट थी जब मैंने ये इंस्टॉल किया। ये शायद 4-5 साल पहले की बात है। मैं तो सिर्फ अप टाइम आपको दिखा रहा हूँ ना, शायद उसके बाद रिबूट हुआ और अप टाइम। तो अगर ये कमांड आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक के इंसर्ट करेंगे, तो आपको वो बताएगा कि ये सेंटोस की रिलीज है, रेड हैट की है, या डेबियन, या किसी तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो ये आप देखें, मैं तो खुद सरप्राइज हो गया कि यार ये 6 मेरे पास चल रही है। हालांकि मैंने सारे लोगों को, अपने जितने भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट थे, उनको, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को 7 पे कन्वर्ट कर दिया हुआ है, लेकिन मैं खुद 6 पे चल रहा हूँ। आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, रन मल्टीपल डेस्कटॉप। मल्टीटास्किंग की बात हमने कर ली। रन मल्टीपल डेस्कटॉप, ये बड़ी ही मजे की चीज है। मजे की चीज कैसे है, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि विंडोज बनी थी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो उसने उस मार्केट को बड़ा अच्छा खींचा भी, उसमें पैसा भी कमाया, और दुनिया के 90% जो PC हैं घरों में, उनके ऊपर विंडोज चल रही है। लेकिन लाइनिक्स ने सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ दिया। लाइनिक्स ने फिर लाइनिक्स जो था वो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसने सर्वर की मार्केट को इतना ही परसेंटेज जितना विंडोज का डेस्कटॉप पे है, उसने उस मार्केट को फोकस किया। अभी युबंटूज के कुछ डेस्कटॉप वर्जन रिलीज हुए हैं, युबंटू 20 के नाम से, काफ़ी फेमस है। मैं भी सोच रहा हूँ उसको एक्सपीरियंस किया जाए अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके। तो उसने अभी कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर आके ये डेस्कटॉप या GUI जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें ग्राफिक्स और माउस और इन चीज़ों की मदद से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं, उसमें लाइनक्स बहुत लेट आया है, लेकिन अभी आ गया है। तो वहां पे आपको मल्टीपल डेस्कटॉप्स मिलेंगे। मल्टीपल डेस्कटॉप से मुराद ये है कि विंडोज का तो एक ही डेस्कटॉप है ना, वही रिसाइकल बिन, वही माई कंप्यूटर आपको मिलेगा। लिनक्स चूंकि ओपन सोर्स है, मल्टीपल डेस्कटॉप आप इंस्टॉल करके एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में स्विच कर सकते हैं। वो टोटली चेंज होगा। जैसे कि
आप डिफरेंस करें विंडोज एक्सपी में या विंडोज 7 में या विंडोज 10 के अंदर, तो वो एक बहुत ही रैपिड चेंज थी और बहुत मेजर चेंज के बाद ये डेवलपमेंट हुई। तो लाइनक्स में आप एक डेस्कटॉप है, आप उसके साथ फिमिलियर नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता या आप उसको इस्तेमाल करके बोर हो गए हैं, तो आप एक दूसरा डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका डाटा, यूजर्स प्रोफाइल, जो भी आपके डाउनलोड्स अपलोड्स होंगे वो सारे सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो वो लुक्स गुड। आमतौर पे लोग बोर होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टॉल कर लेते हैं कि यार लुक्स गुड हो। तो मल्टीपल डेस्कटॉप आपको मिलेंगे जो विंडोज के अंदर अवेलेबल नहीं। इसी तरह के और बहुत सारे फीचर जो शायद इस छोटी सी मीटिंग के अंदर हम लोग नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकते। आप खुद से भी R&D करें लाइनक्स के बारे में और फाइंड आउट करें कि ये किस तरह यूजफुल है। हम नेक्स्ट करते हैं, अपने स्लाइड्स देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लाइनक्स मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये मार्केट वैल्यूज यार ये डॉलर्स वगैरह में कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को। मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, बैकग्राउंड पे काम करने वाला हूँ, डॉलर्स वगैरह की या इन कैलकुलेशन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी नंबर्स को देख के मैं समझ सकता हूँ कि द ग्लोबल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 2717 मिलियन। आप इसको सिंपल कर लेंगे 27 मिलियन या 2700 मिलियन के अराउंड अबाउट 2017 के अंदर 27 मिलियन के अराउंड अबाउट इसका मार्केट वैल्यू थी। एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ 70 7,000 मिलियंस के करीब ये जाने वाली है 2023 के अंदर। मैं अभी करंट की बात नहीं कर रहा, करंट भी अराउंड अबाउट इतनी होगी 60 के करीब, लेकिन ये आने वाले 2 साल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये लाइनक्स बहुत तेजी से ग्रो करेगी, मार्केट के अंदर अपना मजीद नाम बनाएगी। क्लाउड आया, बिग डाटा आया, डेवऑप्स आया, ये आजकल क्रिप्टो करेंसीज और इन चीज़ों के ऊपर जितना भी काम हो रहा है ये सारे को बैक पे पावर दे रहा है लाइनक्स। तो इन नंबर से आपको बड़ी अच्छी तरह आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे 27 था 2017 में और कहाँ पे जाके 70 पे हिट कर रहा है 2023 के अंदर। इसी तरह हाउ पॉपुलर इज लाइनक्स, ये क्वेश्चन गूगल पे आंसर हुआ। मतलब मैंने तो क्वेश्चन कुछ और लिखा, साथ में उसने ये भी आंसर किया, लाइनक्स इज द ओएस ऑफ 1.93% ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड। वो बात सही है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइनक्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे 1.9% है, शायद 2% भी नहीं है। तो इसी वजह है कि आपको अपने घरों में गेमिंग में आपको लाइनक्स नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको लाइनक्स हर उस जगह नज़र आएगी जहाँ पे आप सर्वर्स की, क्लाउड की या इन चीज़ों की बात करेंगे। तो ये बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो ये अभी डेस्कटॉप पे भी आपको आने वाले चंद सालों में लाइनक्स आपको डेस्कटॉप पे भी नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये मार्केट वैल्यू मैंने आपको एक आइडिया दिया है रफली कि किस तरह ग्रो कर रही है और किधर जा रही है। तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। अगर गाइज आप के पास कोई है क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा, जो सीखा, लाइनक्स की इम्पोर्टेंस पे, उसकी सिक्योरिटी पे हमने जो बात की, उसके बारे में आप अपना इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, आप अपना प्रीवियस नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछें और साथ में अपना नाम और अपनी क्वालिफिकेशन अगर एक्सप्लेन कर दें तो वो आंसर करने में ज़्यादा फिजिबल रहेगा मेरे लिए। तो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। जी उस्मान भाई, ज़रा चेक करें किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जियाउल है जी। बस मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि 96% या 92 आपने कहा था कि लिनक्स बेस सर्वर यूज हो रहे जी हैं। जी, कंप्लीट कीजिए अपना क्वेश्चन।
जी, आपने कहा था 96 या 92, मुझे फिगर एग्जैक्ट याद नहीं रहा, कि वो यूज हो रहे हैं, और बाकी तकरीबन 7% या विंडोज हो गए या कोई और जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। सर मैंने तो सुना था कि जो लिनक्स का कर्नल है विंडो के जिनके बैकएंड पे भी वही यूज, या क्या ये बात ठीक थी, या आपने जो एक्सप्लेन की वो मुझे समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई हो, कि विंडोज के कर्नल में भी लिनक्स का कर्नल यूज हो रहा है मेरे ख्याल में। जी जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मैं इसको आंसर करता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने दो चीज़ों की बात की थी। एक किया था हमने बात डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लैपटॉप के ऊपर क्या है, मेरे घर के पीसी के ऊपर क्या है, इसको बेसिकली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो विंडोज ने खूब पब्लिसिटी किया इसको, फ्री भी दिया लोगों को, क्रैक भी दिए उसने। आज मेरे भी लैपटॉप पे, आप लोगों के घरों के पीसी पे, गेमिंग हर तरफ आपको डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज नजर आएगी, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमने ठीक है वही स्कूल वाली मिसाल के, बैग था हमारे पास, 10 साल हमने यूज किया उस बैग को। अभी हम यूनिवर्सिटीज में आ गए हैं, अभी हम ग्रेजुएट, हम मार्केट में जा रहे हैं। तो अभी वो विंडोज, वो बैग हमारे लिए अभी काम नहीं करेगा। हम उसको यूज रखेंगे, हम घर पे रखेंगे उसको बैग, जैसे मेरे घर के लैपटॉप में है, विंडोज इंस्टॉल करेंगे। एक हमने बात की थी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें विंडो पाइनियर है। एक है सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें लाइनक्स पाइनियर है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 98% विंडोज है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे मोर देन 96% लाइनक्स इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम घरों के सिस्टमों को तो हम यूज करना बंद करेंगे ना, अभी हम मार्केट में आएंगे। और अभी ये सेग्रीगेशन इसलिए है कि आपने ये क्वेश्चन किया कि सर क्या विंडोज के बैकएंड पे भी लाइनक्स का कर्नल है। नो, विंडोज ने कभी भी किसी भी तरह लाइनक्स की कम्युनिटी के साथ कभी भी हैंड शेकिंग नहीं की आज तक। ये मैं आपको 20-25 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स या उनके डायरेक्टर्स जो भी हैं, उन्होंने कभी भी लाइनक्स से ना तो कुछ उठाया, और ना ही इनके लिए कोई भी अपना प्रोजेक्ट का सोर्स जो क्लोज था ओपन किया। आज तक इनकी कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो सकी। लेकिन सुनने में आया है कि कोई फ्यूचर में एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिलीज कर रहे हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कोलैबोरेशन से। वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, जब होगा हम उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन लाइनक्स के बैकएंड के ऊपर ना विंडोज है, ना विंडोज के बैकएंड के ऊपर लाइनक्स का कोई कर्नल है। दैट्स इट, ये 100% श्योर है। आई होप यू क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, आंसर मिल गया। सर आपने अभी बात की डेवॉप्स की। डेवॉप्स के अलावा आजकल कुछ टर्म्स मार्केट के अंदर बहुत इन है। अगर हम बिग डाटा, आईओटी या ब्लॉकचेन इस तरह की चीज़ों को देखें, तो क्या इसमें भी लाइनक्स रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से? ठीक है, गुड क्वेश्चन। कि यार अभी काफी फेमस हो गया, अभी आईओटी का जमाना है। मेरे घर का रेफ्रिजरेटर स्मार्ट हो गया, मेरा एसी स्मार्ट है। मैं ऑफिस में से बैठ के इसको कमांड देता हूँ मोबाइल से, मेरे घर आने से पहले स्टार्ट, और कमरा ठंडा कर देता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसी तरह आपकी दूसरी डिवाइसेस हैं, आपकी कार्स, स्मार्ट कार्स, उनके एयर कंडीशनिंग, जैसे ड्राइवर लेस आप देखते हैं व्हीकल्स आजकल मार्केट में, ये सारे आईओटीज के अंदर ये इनको फॉल किया जाता है। तो मैंने जो अपनों आपको लोगों को एक फैमिली ट्री दिखाई है ना, उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि आपको इन आईओटी डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। बहुत ही टाइनी 5 MB का, 10 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका उतना रोल है, वो आपके स्मार्ट फ्रिज में चला गया, वो आपके स्मार्ट एलईडी के अंदर चला गया। आपके स्मार्ट एलईडी में एंड्रॉयड की एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसके अंदर गूगल्स और यूट्यूब से बच्चे एंजॉय करते हैं वीडियोस वगैरह। तो उसके बैकएंड के ऊपर भी लाइनक्स है। अगर आप उसको कभी क्रैक करें या आप उसको जेल ब्रेक का मोबाइल्स के अंदर कॉन्सेप्ट है करें, तो आप उसके बैकएंड पे जाएं तो आपको लाइनक्स का कर्नल और उसकी कमांड लाइन मिलेगी। ये आईओटी का मैंने आंसर दिया था। आईओटी की जितनी भी डिवाइसेस हैं आपको लाइनक्स मिलेगी, विंडोज नहीं मिलेगी। उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, विंडोज क्लोज सोर्स है। आप उसको उठा भी लें, डाउनलोड भी कर लें, लेकिन कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका सोर्स ओपन नहीं है, उसकी वो तमाम लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो क्लोज है। तो विंडोज कहीं भी नहीं मिलेगी। आईओटी डिवाइसेस में 100% आपको लाइनक्स मिलेगी या यूनिक्स मिलेगी, वो लाइनक्स की मदर है। यूनिक्स वो एक ही चीज है, यूनिक्स या लाइनक्स सेम नेम है, ठीक है, वो मिलेगी। इसके अलावा और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रहा हो। जबकि मोबाइल्स में एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड की बैकएंड पे भी लिनक्स है। इसी तरह आप डेवऑप्स का, आपने सेकंड बात की,
डेवऑप्स बेसिकली ये ना तो कोई टूल्स है ना ही कोई टेक्निक है, ये बेसिकली एक इन्वायरमेंट है। आप समझ लें कि हमने डेवऑप्स के अकॉर्डिंगली मूव करना है, अपनी डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, अपनी टेस्टिंग का, अपने क्यूए का डेवऑप्स के अकॉर्डिंगली जाना है। डेवऑप्स के कुछ टूल्स मुझे याद है, जेनकिन, डॉकर, कुबरनेट्स, या इस तरह के और जितने भी अंसिबल वगैरह, ये तमाम के तमाम जितने भी टूल्स हैं, ये हम हमेशा आपको लिनक्स के ऊपर ही इंस्टॉल्ड मिलेंगे। अगर आपको बेसिक आती होगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को, इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। उसके अलावा आपका क्वेश्चन बिग डाटा में था। बिग डाटा के अंदर भी हडूब्स वगैरह यूज हो रहे हैं। आप हडूब्स को सर्च कर लें, एलिफेंट नाम से एक आइकन आएगी आपके पास, तो उसके बैकएंड पे भी लाइनिक्स है। वो मल्टीपल लाइनिक्स के कर्नल्स को मिला के आपस में एक जाइंट पावरफुल कंप्यूटर बना के फिर बिग डाटा के ऊपर काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मारिया डीबी, मंगो डीबी, ये सारे स्मॉल टाइप के टूल्स हैं। कैसेंड्रा वगैरह, ये इन चीज़ों को जो आप काम करेंगे बिग डाटा के लिए, तो आपको उनके बैकएंड पे भी लाइनिक्स नजर आएगी। उम्मीद है आपको आंसर हो गया क्वेश्चन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका पूरा वेबिनार सुना है मैंने और काफ़ी फैक्ट्स पे आपने बात की है। तो मेरा एक सवाल है कि अगर हम फ़र्ज़ करें लिनक्स को सीखते हैं तो किधर मैं स्टैंड करूँगा इस कोर्स को सीखने के बाद, और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या डेजिग्नेशन होगी मेरी, और क्या एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ सैलरी के लिहाज से, हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारे वेबिनार का मकसद यही था कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए मार्केट का। बेसिकली मैं प्रमोट नहीं कर रहा लिनक्स को, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने फेलोज जो मेरे मुल्क में रहते हैं लोग, मैं जानता हूँ, मेरे भाई हैं एक दो ग्रेजुएट हुए, तो उनसे जब क्वेश्चन किया गया उनको पता ही नहीं होता था यार ये क्या चीज़ आप पूछ रहे हो। तो ये मार्केट में, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी दूर दूर तक नहीं है कि यार मार्केट में क्या होगा हमारे साथ। तो वहां पे वही है, आप छोटे बन जाएंगे, चाय ले आएंगे, 2-4 साल आप लगाएंगे, तब आपको जाके अकल आएगी, ओ यार मैं क्या पढ़ता रहा और मार्केट कहाँ पे जा रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी इंट्रोडक्शन देने, वेबिनार का मकसद ही ये था कि मार्केट में क्या है सीख लें, बजाय इसके कि आप 2-4 साल किसी के पास जलील हों। ठीक है, तो उसमें लाइनिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप विंडोज़ की जॉब कर रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सैलरी 30, 40, 50, अगर 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस है विंडोज़ के अंदर तो 70,000 तक हो सकती है। गाइस, आप विंडोज़ लाइनिक्स सीख लें। बेसिक एक वेब सर्वर बनाना, एक डेटाबेस सर्वर बनाना, छोटी मोटी कमांड चलाना, आईपी टेबल वगैरह को मैनेज करना, आईपी टेबल, ये फायरवॉल वगैरह। तो गाइस, आप स्टार्टअप ही यहाँ से ले सकते हैं 50, 60, 70 से। हम लोगों ने पिछला एक पूरा बैच, एक सेशन किया है, तो उसमें 2-3 जितने भी स्टूडेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहा। कुछ ने जॉब चेंज की और अच्छी सैलरी पे भी गए, और कुछ ने तो विंडोज़ को या नेटवर्क को छोड़ के इस तरफ आ गए, क्योंकि इसकी मार्केट ज़्यादा है। नेटवर्क की मार्केट कम है, इसकी मार्केट ज़्यादा है। सिस्टम ऑफिस में एक नेटवर्क इंस्टॉल होगा, लेकिन वहाँ पे मल्टीपल सर्वर ज़रूर इंस्टॉल होंगे, तो इसलिए वहाँ पे जॉब रोल ज़्यादा बनेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यार अगर आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ आते हैं, तो ये मैं कोर्स कंटेंट आपके सामने शेयर करता हूँ। ये एडवांस लाइनिक्स कोर्स, हम लोग बेसिक कमांडें CIR, DIR या टाइम लिख के एंटर कर दिया और डेट लिख के एंटर कर दिया और छुट्टी कर ली, ये हमारा फोकस नहीं है। मुझे पता है कि ऑफिस में छोटे मोटे 2-3 माह के कोर्स आप दाएं बाएं पे करते हैं, तो वो CD वगैरह से किस तरह मैनेज करना, और DIR LS वगैरह किया, डेट टाइम लिखा दिया और उसको प्रिंट किया और छोटा सा स्क्रिप्ट बना दिया, लें जी घर जाएं, वो मकसद हरगिज नहीं है। हमारा बेसिक का सिर्फ एक चैप्टर है जिसके अंदर हम आपको वो सारी कमांड्स वगैरह से इनरिच करवा देंगे, आप लर्न कर जाएंगे। फिर आपने डे टू डे प्रैक्टिस करनी है उनको। हर एक टॉपिक दूसरे से रिलेट करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में पिछले टॉपिक में पढ़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ना डिस्कस पढ़ाएंगे नहीं, दोबारा सिर्फ बताएंगे कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये कमांड इस तरह ये काम कर रही है। तो आप पिछला करके आएंगे तो आप ज़्यादा वेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, हम लोगों ने चैप्टर 2, चैप्टर 3 को 2 मरतबा रखा। लाइनिक्स के 2 फ्लेवर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है,
ये सेंटोस और ये बंटू, हम दोनों पे बात करेंगे। ऐसा ना हो कि आप ब्लाइंड हो जाए, आप यार मैंने तो सेंटोस पढ़ी थी, आपके तो ये बंटू चल रही। तो जो सिमिलरिटीज़ हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंस है उनको हम स्टडी कर लेंगे। तो इसी तरह एडवांस लाइनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन, लाइनिक्स की नेटवर्किंग, डिस्क मैनेजमेंट, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि सर हम ये सीखते हैं, सिर्फ सीखना नहीं है, मेरा लेक्चर पढ़ के वीडियो गुजार देने से काम नहीं चलेगा गाइस। पढ़ना है, जो जो एक एक लैब आपको असाइनमेंट दी जाए आप उसको कर लें। तो यार मुझे ही आप इंटरव्यू दे देना, मुझे आपका नाम नहीं याद, जिसने क्वेश्चन किया नाम नहीं बताया, आप मुझे ही इंटरव्यू दे देना, मैं आपकी जॉब करवा दूंगा। मार्केट में जॉब है भाई, टैलेंट टैलेंट की कमी है, लोग नहीं मिलते यार। हम लोग पोस्ट लगा के 3-3 महीने वेट करते रहते हैं, कोई रीजनेबल सीवीज नहीं आती। वो अजीब ही डिजाइनर, डेवलपर, एसईओ के एक्सपर्ट, लाइनिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी सीवीज आ रही होती हैं। तो वो मैं काफी यार वहाँ पे हर्ट होता हूँ कि यार ये या तो लोगों को आइडिया नहीं है कि ये जॉब वैकेंसी क्या थी, या फिर मार्केट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, धड़ाधड़ सीवीयां बेचते जा रहे हैं। मार्केट में जॉब्स हैं तो मल्टीपल, लिंक्डइन के ऊपर मैं मल्टीपल जॉब्स निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। आप ये सिर्फ मेरी प्रोफाइल को लाइक कर लें, तो जिन जिन चीज़ों को मैं हिट करता जाऊंगा वो आपकी प्रोफाइल में भी पॉपअप होती जाएंगी। तो मैं मल्टीपल जॉब्स हैं जो मैं अपने ग्रुप में पेश करता हूँ, उनको फॉलो करें। मुझे उम्मीद हम भी 50+ की जॉब से स्टार्ट करेंगे अगर आप लिनक्स को सीखते हैं। जी एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगा, इस टाइम भी मेरे पास, मैंने अपनी कम्युनिटी ग्रुप है AWS का और डेवऑप्स का, उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। उसमें 2-3 दफा लिनक्स से रिलेटेड TRG में जॉब है, क्योंकि तंजील साहब भी जानते हैं, उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया है वहाँ पर, और अब वहाँ पर मैनेजमेंट के साथ भी काफी एक अच्छा रिलेशन है। मेरा दोस्त ही है जो हायरिंग कर रहा है फॉर द लिनक्स एंड फॉर द नेटवर्क, लेकिन लिटरली किसी भी पर्सन ने अप्लाई तक नहीं किया उसके। तो आप लोग ये कहते हैं लिनक्स की जॉब आम है, लेकिन शायद लोग, हर कोई आम समझता है उसको शायद जितना कि वो, और जब इंटरव्यू की बात आती है तो लिटरली चीज़ें नहीं पता होती। LS की कमांड और PWD की कमांड और इन कमांड से आपको जॉब नहीं हासिल होती। मैंने इसीलिए लिनक्स का बेसिक जो कोर्स मैंने खुद बड़ा डिज़ाइन किया हुआ है, तंजील साहब और मैंने, वो मैंने शेयर किया है। लेकिन चीज़ ये है कि जो एडवांस चीज़ें हैं वो आपको कवर होती हैं जब आप लोग पढ़ते हो, चीज़ें सीखते हो, अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हो, और उस जॉब के लिए भी अभी तक पोजीशन अभी तक वैकेंट अवेलेबल। तो किसी ने करनी हो, बतानी हो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन चीज़ ये कि डिफेंड आपको अपने आप को खुद करना है। रेकमेंड करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डिफेंड करना आप लोगों ने खुद। सो इसलिए ये चीज़ें कराई जा रही हैं कि आप लोग कम से कम अपने नॉलेज को इंक्रीज करें और अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ें ऐड करें। जी तंजील साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक तंजील साहब का इंटरनेट का शायद माइट भी कोई इशू है। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। मैं लिनक्स के बारे में काम तो काफी अर्से से कर रहा हूँ, लेकिन ये कि फिर भी मैं AWS और डेवऑप्स का ट्रेनर भी हूँ, तो फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। आप लोगों ने किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप लोग कर सकते हो। आई एम अवेलेबल।